सरिये। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और आज हम अपने दो सहयोगियों के जरिए आपको तमिलनाडु की चुनावी राजनीति के जमीनी हालात पर गहन विश्लेषण दिखा रहे हैं। और उसी में से एक बड़ी बात है वो ये कि क्या कुछ वहां पर सेक्युलर पॉलिटिक्स को लेकर चल रहा है, किस तरह की बयानबाजी आ रही है, और सनातन का मुद्दा हाल में वहां पर जो गर्म रहा उस पर क्या हो रहा है। पहले जरा एक रिपोर्ट, कुछ बातें आपको दिखा देते हैं, प्रमुख बातें, और उसके बाद फिर से जुड़ेंगे अपने सहयोगियों से। सेक्युलर पॉलिटिक्स में कम्युनल सोच पर सवाल, ये तो बात सही है, कहने को आप सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं और रखते हैं कम्युनल सोच। क्या चुनावी सरगर्मियों के बीच नेताओं के बोल भी बिगड़ रहे हैं, और ये बिगड़े बोल अक्सर राजनीतिक चर्चा को ध्रुवीकरण की ओर मोड़ देता है। तो तमिलनाडु की राजनीति में सनातन को लेकर डीएमके के नेताओं के बयान के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरएसएस और बीजेपी की जहरीले सांप से तुलना कर दी और चुनावी फिजा में ध्रुवीकरण को हवा देने की उन्होंने कोशिश की। असम में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। खड़गे ने एक चुनावी रैली में आरएसएस और बीजेपी को जहरीला सांप बताया और लोगों से उसे कुचलने की अपील की। खड़गे ने कहा, कुरान शरीफ में साफ लिखा है, नमाज पढ़ते वक्त भी अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए तो नमाज छोड़ दो और पहले उस सांप को मार दो। आज आरएसएस और भाजपा वही सांप हैं, अगर आप उन्हें नहीं मारोगे तो बचोगे नहीं। तो खड़गे के इस बयान पर बीजेपी खूब भड़क गई है। पार्टी ने इसे सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला बयान बताते हुए चुनाव आयोग से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उधर मदुरई चुनावी दौरे पर आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डीएमके सरकार के सनातन विरोध और नफरत का मुद्दा उठाया। फडणवीस ने कहा, सेक्युलरिज्म में एक वर्ग को खुश करने के लिए सैकड़ों वर्ष से चली आ रही कार्तिकेय दीपम की परंपरा को खत्म कर दिया जाता है। फडणवीस ने डीएमके की अगुवाई वाले सेक्युलर फ्रंट, जो तथाकथित सेक्युलर फ्रंट है, उस पर हिंदू और सनातन संस्कृति के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया। डीएमके सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन संस्कृति के विरोध में छेड़े गए अभियान को तमिलनाडु के लोग इसे एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स यानी तुष्टीकरण की राजनीति का नाम दे रहे हैं। उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और टीबी जैसी बीमारी से कर दी थी और उसके उन्मूलन पर जोर दिया था। विपक्ष में एआईएडीएमके और बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया था। चुनावी मौसम में डीएमके नेता मंदिर जाना नहीं भूल रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें सनातन विरोध की बात तो जरूर याद दिला रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यही जहरीले बयान 2024 के आम चुनाव में भी दिया करते थे, और इसी बात को दोहराते हुए उन्होंने असम विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की यह पहल की है। अब सवाल एआईयूडीएफ और आईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से दूरी बनाकर कांग्रेस पार्टी अब तक ध्रुवीकरण से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मुस्लिम वोट एकजुट करने पर मजबूर किया है। लेकिन सवाल तो राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा कि मोहब्बत की दुकान से असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बयानों की क्या वो निंदा करेंगे या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को ही सांप्रदायिक मानेंगे। अब जनता जो है वो तो खैर सब जानती है। तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बयान की हमने बात की, तो उन्होंने विवादित बयान दिया है और आरएसएस और बीजेपी की तुलना सांप से की। जरा वो बयान पहले देख लीजिए। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं।
तो ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। बीजेपी पूरी भड़क गई है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पर वापस निशाना साधा और कहा इस बयान पर वो माफी मांगे। जिस पद पर नेहरू जी बैठे हैं, सरदार पटेल बैठे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, मौलाना आज़ाद बैठे हैं, सोनिया जी बैठी हैं, इंदिरा गांधी बैठी हैं, राजीव गांधी बैठे हैं, राहुल गांधी भी बैठे हैं, उस पद पर बैठा व्यक्ति क्या बोल रहा है? कई शब्द को तो मैं दोहरा नहीं सकता। बेशर्मी और निकृष्टता की पराकाष्ठा है। द utterances of Mr. Khadge is not only demeaning but shameless and utterly despicable. वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सेक्युलरिज्म में एक वर्ग को ही खुश करने के लिए सैकड़ों वर्ष की कार्तिकेय दीपम की परंपरा को तमिलनाडु में खत्म कर दिया जाता है। So sad that this government has become anti-Sanatan, anti-Hindu. They are only appeasing a section of the society, and at the same time, they are not respecting the age-old traditions of Tamil Nadu. They are not respecting the age-old traditions of Hindus, and I think they are not even ready to abide by the court's order. They want to challenge it in the Supreme Court, and even the Supreme Court's verdict, they are not following. और डीएमके के जो नेता हैं वो तो बयान देते ही रहे हैं। इसी क्रम में एक बयान की बड़ी चर्चा हुई थी जो उदयनिधि स्टालिन ने दी थी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म तो बीमारियों की तरह है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। पहले दिया था बयान, देखिए जरा। எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். तो जैसा कि आपने ये सारे बयान देखे और तमिलनाडु में जो मुद्दा जाकर के देवेंद्र फडणवीस ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उठाया है, इससे तो बिल्कुल साफ है कि क्या तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों चीजें मिलकर के आएंगी क्या? एक तो सनातन पर हमला और दूसरी तरफ तुष्टीकरण। ये दोनों मिलकर के तमिलनाडु की राजनीति को प्रभावित करेंगे क्या? इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ एक तो तमिलनाडु से हमारे दोनों सहयोगी जुड़ रहे हैं। विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, निखिल सिंह भी जुड़े हुए हैं, पवन पटेल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत पवन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आगे चलकर बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा सीधे विनोद जी के पास मैं चलता हूं। विनोद जी, ये दोनों मुद्दा देखिए, दोनों दो तरफ की चीजें हैं। एक तरफ सनातन पर हमला करो, डेंगू है, मलेरिया है, खत्म करो, हटाओ, और दूसरी तरफ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए कैसे कैसे बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक दे रहे हैं। और कार्तिकेय दीपम वाला जो तमिलनाडु से जुड़ी हुई बात है, उस पर तो हम और आप कितनी बार प्रोग्राम कर चुके हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इसका असर होगा क्या? लाल जी, तमिलनाडु में डीएमके लेड जो अलायंस है उसका नाम एसपीए है, सेकुलर पार्टी अलायंस के नाम से है। तो आप ये देखिए कि डीएमके अलायंस जो है उसने इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन कहने के बजाय सेकुलर पार्टी का अलायंस बनाया है जी। और ये इंडिया गठबंधन के जो सबसे बुजुर्ग नेता हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनका मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आज सब जगह चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है। तमिलनाडु के भी में लोगों में इस बात की चर्चा है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये बीमारी तमिलनाडु से चल के असम तक पहुंची है, या मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कर्नाटक में अपनी इकाई है कांग्रेस की, उनका बेटा भी प्रियांक खड़गे भी इस तरह के बयान देते रहे, तो वो एक पूरी तरह से सोच को वो अमली जामा पहना रहे हैं। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है लाल जी कि इलेक्शन के समय में जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, तब अगर एक पार्टी के अध्यक्ष
आज जिस तरह से असम में बयान दिया है जी। वो सिर्फ एक असहनशीलता नहीं है, वो सिर्फ एक इंटॉलरेंस नहीं दिखाता है, बल्कि एक पार्टी के वो पूरे आइडियोलॉजी को आज जनता के सामने में एक तरह से नकाब हटा दिया है। अगर पार्टी सिर्फ अगर मुस्लिम की पार्टी है, जो बात अगर वो कह रहे हैं, कुरान का एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना बुक है, रिलीजियस बुक है, उसके रेफरेंस में लेके आप अगर पब्लिक के मीटिंग में इस तरह की बात करते हैं और आह्वान करते हैं कि इनको कुचल दो, इनको मार दो, तो मुझे लगता है कि इससे गंदा, इससे घिनौना और इससे प्रोवोकेटिव कोई बयान आज की तारीख में हो नहीं सकती है। चुनाव में जब आप ध्रुवीकरण की बात कहते हैं तो आप सीधे जो ब्लेम करते हैं वो सीधे सीधे बीजेपी पे करते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण के पॉलिटिक्स से उसको फायदा मिलता है। लेकिन आखिर ये मोहब्बत की दुकान से ये जो नफरती बोल बोले जा रहे हैं, नफरती बयान दे जा रहे हैं, वो किस ध्रुवीकरण को अमली जामा पहना रहे हैं? ये बात आज लोगों के सामने में है कि राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा को मोहब्बत की दुकान कहते हैं, तो क्या ये मोहब्बत की दुकान सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए है या पूरे भारत के एक बेस को, जो भारत की परंपरा, भारत की सभ्यता और भारत का एक सामाजिक आधार है, उसके ताने बाने को तोड़ने वाला जो बयान आज मल्लिकार्जुन खड़गे का है, क्या राहुल गांधी इस चीज पे रिएक्ट करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि चाहे तमिलनाडु हो या आसाम हो, कांग्रेस पार्टी को इस समय में मुस्लिम वोट बैंक की दुरुस्त करने की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, और लगता है कहीं ना कहीं ये बयान जो है ना उसी के मद्देनजर दिया भी गया है। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। निखिल, आप से खास तौर पर, जैसे कि आप जानते हैं कि अपने प्रोग्राम हम लोग इस वक्त में कार्तिकेय दीपम को लेकर हमने कितनी बार बातें की हैं। कार्तिकेय दीपम का जिस तरह से विवाद रहा निखिल, और उसके बाद जस्टिस स्वामीनाथन, जस्टिस स्वामीनाथन मद्रास हाईकोर्ट वाले जो थे, उन्होंने उस पर जो फैसला दिया, और उसके बाद जिस तरह से विपक्ष लामबंद हुआ, उनके खिलाफ महाभियोग तक का नोटिस दे दिया। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अभी हमने उदयनिधि स्टालिन का बयान सुनवाया, और भी बहुत सारे बयान है, ए राजा का बयान है, और भी कई उनके नेताओं का बयान है। तमिलनाडु की राजनीति में निखिल, ये मुद्दा लोगों के बीच, इसकी चर्चा आप सुन रहे हैं क्या? देखिए, ये चर्चा कोई अभी से नहीं शुरू हुई है, और ये चर्चा जानबूझकर मुझे लगता है कि इसको लेकर आया जाता है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की जाती है। और ये चर्चा चुनावों का जैसे होता है ना कि इलेक्शन ईयर जब आ जाता है, उसी समय से धीरे 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 इसका प्रसार करने की कोशिश की जाती है। उदयनिधि स्टालिन का जो बयान था वो इसी के परिप्रेक्ष्य देखा जा रहा था, और उसके बाद ए राजा का भी बयान उसी के संदर्भ में देखा जा रहा था, लालचंद। और आज भी जब हम लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए जाते हैं, तो जो दूसरी पार्टी के समर्थक हैं, जो डीएमके के विरोधी हैं, और मैं इसमें विजय के लोगों को भी जोड़ दूं, वो भी इस बात को लेकर के आते हैं कि द्रविडियन पॉलिटिक्स करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सीधे तौर पर जो दूसरे लोग हैं या सनातन की जो सोच है उस पर आप हमला बोलेंगे। अगर आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं तो आपको इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि आप दूसरे को जो चाहें और जो मुंह में आए वो बोल दें, और इससे दूसरे लोग जो है वो आहत होते हैं। और इस इतनी बड़ी आबादी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन को फॉलो करते हैं, और आप उनकी आइडियोलॉजी को जिस तरह से धता बताते हैं, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। जैसा कि अभी विनोद जी ने कहा, ये बात दोनों ही तरफ से, मैं कहूं डीएमके को छोड़ करके जो दूसरी वाली बात जो है एआईएडीएमके की बात करें, जो एनडीए के जो दल हैं उनकी बात करें, या फिर विजय के दल की बात करें, वो सभी लोग, उनके जो समर्थक हैं, वो इस बात को कहते हैं। डीएमके के लोग इसको दो तरह से रिएक्ट करते हैं। वो तो या तो इसकी बात नहीं करते, और या तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। जब आप सनातन को गाली देते हैं तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को कैसे उसके साथ कैसे जोड़ते हैं, ये समझ से परे है। लेकिन ये बात भी इसमें जोड़ दूं कि ये सारी चीजें हों, चाहे वो फिर इसमें हिंदी विरोध वाली बात हो या फिर सनातन की वाली बात हो, ये सारी चीजें
जब कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और विकास का ये जो पूरा जो नैरेटिव लाने की कोशिश की जा रही है, ये जो विकास के जो एजेंडे पर लाने की कोशिश की जा रही है, उससे दूर भागने की बात है। तो ये कुल मिलाकर इसको धीरे धीरे करके लोगों के बीच में लेकर आया जा रहा है। जहां पर लोग इसको धीरे से स्वीकार कर ले रहे हैं, वहां ये सेंटिमेंट्स छेड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सीधे तौर पर तुष्टीकरण के लिए किया गया है। ये क्योंकि कहां पर बोलना है, ये बात आज आपने ध्यान दी होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये अपना बयान आज दिया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, हिंदू भाई भी हैं। बिल्कुल, तो उनका बिल्कुल। टारगेट कहां पर है, वो ये बात तमिलनाडु में भी जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात को सीधे तौर पर समझ रहे हैं। तो शायद खुले तौर पर नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इस चीज को पकाने की कोशिश बार बार होती रही है, पहले से होती रही है। बयान अभी शायद तमिलनाडु के किसी राजनेता का तुरंत नहीं आया है, लेकिन साउथ इंडिया के उतने ही बड़े नेता हैं, कर्नाटक से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं। तो उन्होंने ये बात कह के अगर कहा जाए कि ये टारगेट सिर्फ असम ही नहीं था, बल्कि ये जो चुनावी राज्य हैं यहाँ के वो भी था, तो गलत नहीं होगा। और इसमें एक बात ये भी जोड़ दें कि ये उनको ये पता है कि इसका जो दर्द, इसकी टीस और इसका फायदा कहां तक जाएगा, वो बात उनको मालूम है। बिल्कुल, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है ना निखिल, जहां पर जहां वो निशाना साध रहे हैं ना, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी तमिलनाडु में बहुत सीमित है। मैं आता हूं उस पर। लेकिन पवन पटेल जी, जरा ये बताइए कि डीएमके नेताओं ने ना जाने कैसे कैसे बयान दिए। कांग्रेस जो वहां पर कांग्रेस के नेता तमिलनाडु में हैं, वो या तो मौन रहे या समर्थन किया। ठीक है, चलिए वहां तक भी ठीक है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बयान दे रहे हैं पवन जी, ये मोहब्बत की दुकान में क्या सिर्फ एक ही वर्ग के लिए सामान है क्या? ये अब बिल्कुल धीरे धीरे एकदम पक्ष चुन रहे हैं आप लोग इस तरह के बयान दे करके। नहीं, देखिए, ये तो अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है। देखिए, चुनाव जो होता है आने वाले 5 साल में क्या करोगे इसके लिए होता, ना कि 50 साल 60 साल पहले की बातों को ला करके करिए उन बातों को लाने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के मुद्दों को टूल देती है, इस तरह के मुद्दों को पकड़ कर रखने का प्रयास, क्योंकि उनका कोई भी ऐसा काम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो डीगे हाकी थी, जो बड़ी बड़ी बातें की, तो उन बातों को पूरा नहीं किया, इसलिए इस तरह का सहारा लेने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काम, अब जैसे जैसे चुनाव आएगा तभी और डराएंगे कि तुम्हारी भैंस चोरी ले जाएगा, चुराई ले जाएगा, तुम्हारे मंगलसूत्र चोरी चले जाएंगे। अभी आने वाले टाइम में ये भी देखने को मिलेगा। रही बात जो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की बात कर रहे हैं, चुनाव में इस तरह की बातों को कई बार होता है, सांप की तुलना किसी के साथ उस तरह से तुलना नहीं की गई, विचारधारा की बात है। कांग्रेस का पक्ष की साफ बोला, व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि उस विभाजनकारी विचारधारा से है, जो देश को कुचलने का प्रयास करी, जो देश में जो आपसी ताना बाना, उस ताना बाना में जहर घोलने का प्रयास करी, वो बोलने का प्रयास करी। आप खड़गे जी के बयान को थोड़ा हल्का नहीं कर रहे हैं पवन जी? अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाकी मीडिया के लोग जो अपना उसका विश्लेषण करेंगे वो विश्लेषण कर दे कि आज तक के इतिहास आप ही विश्लेषण कर दीजिए। मैं कह रहा हूं खड़गे जी के बयान का आप ही विश्लेषण कर दीजिए। खड़गे जी ने साफ तौर पर कहा आरएसएस और बीजेपी सांप हैं, इनको मारो। अगर नमाज पढ़ रहे हो उस समय भी मिल जाए तो नमाज छोड़ करके मारो, ये बात कही है। आप ही खड़गे जी के बयान का विश्लेषण कीजिए, तो बाकी को छोड़िए आप। उसका ये मतलब नहीं है कि तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के मारो। वो समझने वाली बात है, जो समझना चाहते हैं समझ गए कि उस विचारधारा की बात कर रहे हैं, ना कि बंदूक और तलवार लेकर के मारने की, खून खराबा करने की बात कर रहे हैं। जो समझ गए वो समझ आ रहे हैं। अब बाकी लोग लगे हुए उस चीज को समझाने के लिए, उस तरह की बात करके कि बाकी लोग इस तरह का समझने का प्रयास करें। तो अब मोहब्बत की दुकान जो है, मोहब्बत की दुकान संविधान के हिसाब से, मोहब्बत की दुकान का भी अब उसका पैरामीटर आप चेंज कर दो कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ मुसलमान लोगों को गले लगाए या किसी एक धर्म संप्रदाय के लोग को लगाए, बाकी लोगों को नहीं लगाया। तो अपना अपना विश्लेषण है। लेकिन जो मोहब्बत की दुकान, जो इस तरह नफरत का पैमाना इस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ एक लड़ाई है, एकजुट होने की बात है। तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि खड़गे जी ने जैसा ये कहा, खड़गे जी ने जैसा कहा, वैसे आप अब बीजेपी पे कैसे कहेंगे कि बीजेपी चुनाव में नफरत फैलाती है? जब नमाज छोड़ करके मारने के लिए ललकार रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ बीजेपी पे आप कैसे ये आरोप लगा देंगे? और अगर ये इतनी हल्की बात है भी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, अगर ये इतनी हल्की बात है तो आप लोग इतने ज्यादा क्यों हमलावर हो गए हैं इस बयान पर, बताइए जरा।
पवन पटेल जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा विचारधारा की बात है, तो उस विचारधारा में ये भी क्लियर होता कि कांग्रेस की विचारधारा अब कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म हो रही है। मुसलमान से शुरू होकर के कुरान पे खत्म हो रही है, क्योंकि उन्होंने उस स्टेटमेंट में आरएसएस बीजेपी को सांप नाक नाद नाक जो कहना है कहा, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने अपनी विचारधारा एक्सप्रेस कर दी, जिसकी पवन भाई बात कर रहे हैं, तो विचारधारा क्लियर है कि जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि आज की मुस्लिम लीग हो गई है कांग्रेस आई, केवल और केवल। अदरवाइज आप बताइए, कुरान का नाम लेना, मुसलमान का नाम लेना, आरएसएस और बीजेपी की बात करना, ये क्लियर कट विचारधारा बता रही है कि कांग्रेस किस तरफ जा रही है। लेकिन कौशल जी, वो तो सिर्फ नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भी अपने आप में एक हल्की बात है, ये इसको ज्यादा सीरियसली ना लें। जो वो ललकार रहे हैं कि नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़ करके मारो इनको। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो और किसी से नहीं कर रहे हैं, किसी हिंदू भाई से नहीं कह रहे हैं, केवल वो मुसलमान की बात कर रहे हैं, केवल वो कुरान की बात कर रहे हैं। वो गीता का उपदेश दे करके नहीं बोल पाएंगे कि कर्मण्यवादी कारस्ते मां फले सुकदा चले, ये लाइन उन्हें नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरे देश की बात है, वो पूरे विश्व की बात है। क्यों? क्योंकि उसमें वोट बैंक नहीं आता। वोट बैंक तब आता है जब वो मुसलमान की बात करते हैं, वोट बैंक तब आता है जब वो कुरान की बात करते हैं, वोट बैंक तब आता है जब वो आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करते हैं। तो इसमें कांग्रेस की विचारधारा क्लियर है। विचारधारा बहुत, ये पॉइंट तो वैलिड है, ये पॉइंट तो वैलिड है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस बुरी भी है, बीजेपी। लालचंद जी, हाँ बोलिए। लालचंद जी, कुछ नहीं, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पे अब है बाकी केवल जहरीला सामान और कुछ नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पे जहरीला सामान बेचने की राजनीति कर रहे हैं। हाँ। कुरान को लाएंगे, मुसलमान को लाएंगे, घुसपैठिया को लाएंगे, सबको लाएंगे, पवन जी, लेकिन भारत की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। पवन जी, अगर आह्वान किया भी था सबसे कर देते, ये नमाज छोड़ करके और सांप को मारना, आरएसएस और बीजेपी सांप है, सबसे आह्वान कर लेते। ये मतलब नमाज का नाम लेकर के तो नहीं लगता आपको कि आपने बिल्कुल ये कह दिया कि भाई मोहब्बत की दुकान पर एक ही तरह का सामान मिल रहा है क्या? और संविधान ले लेते। हाँ। संविधान जो लाल किताब लेकर के घूमते रहते हैं, उस संविधान का नाम लेकर के चल देते। हाँ। नहीं, संविधान तो लिए ही हुआ है, संविधान की चिंता मत करिए, संविधान को वो खाली पेज वाला संविधान, राहुल गांधी जी अभी वाला संविधान, आदरणीय ये भी लेकर आए, ये भी लेकर आए जो बटा था वहां पे। यही तो मजबूर है, यही तो संविधान को, राहुल गांधी की यही तो ताकत है कि मजबूर कर दिया कि संविधान लेकर के चलने लगे। राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया कि सदन में जाने के बाद संविधान को माथे पे लगाने पड़े, और आगे भी राहुल गांधी मजबूर करेंगे कि संविधान को मानना पड़ेगा, तानाशाही के संविधान को तोड़ना पड़ेगा। वही बोल रहे हैं, आज दिखा रहे हैं। देखिए, ये राहुल गांधी की ताकत देखिए कि संविधान लेकर के आज डिबेट में बैठे हैं, यही तो बता रहे। देखिए, राहुल गांधी का संविधान है। ये वाली कॉपी आपको मिली कहाँ? ये तो वहां बटी थी, किधर, अहमदाबाद में या कहाँ बटी थी? शायद दो मिनट मेरी बात हो जाए। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जब काम करके किसी चीज को प्रूव कर सकती थी, वो प्रूव नहीं किया उन्होंने। ये अभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, बड़े आपने भी बोला कि बड़े हमलावर हो गए भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो कहा भाई, पवन जी कह रहे हैं हल्की बातें क्यों इतना हमला कर रहे हैं? एक मिनट मेरी बात हो जाए। आदरणीय जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने बड़ी बड़ी बातें किया, अब हम कहते हैं कि घुसपैठियों की बात किया। अभी घुसपैठी को जब हटा करके दिखाना चाहिए तो हटा नहीं पाए। माननीय अमित शाह जी मुश्किल से 3 से 3,500 घुसपैठियों को हटाया, और कांग्रेस पार्टी ने उस समय 90,000 घुसपैठियों को हटाया। लेकिन हम बतौलेबाजी करने से मुसलमानों कुरान पे रहिए, हम बतौलेबाजी करते जाएंगे। बड़े आक्रामक हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन तब आक्रामक नहीं होते जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे, जिसमें कुरान और मुसलमान को सर पे लेके चल रहे करेंगे, तब आप इतने आक्रामक। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कीजिए, वो आपके अध्यक्ष हैं भाई, अध्यक्ष जी ने आपके कहा है, कम से कम अध्यक्ष की तो लाइन टो करिए, अध्यक्ष की बात पे तो रहिए कि आप मुसलमान की बात करेंगे, आप कुरान की बात करेंगे। घुसपैठियों वाला जवाब तो नहीं ना आपने बोला ना, घुसपैठी बात तो आपने, क्योंकि वो भी मुसलमान है ना, क्योंकि वो भी मुसलमान माने जाते हैं। यही समझ नहीं किया आपने, कैसे आ गए अमित शाह के रहते। ठीक है, चलिए, ये बयान और इस तरह की राजनीति का तमिलनाडु पर असर, हमारे दो सहयोगी तमिलनाडु की जमीन पर है। ठीक है। अब आप लोग जरा रुक जाइएगा जरा, दोनों गांधी के पास भी 2 पासपोर्ट, रुक जाइए विनोद जी के पास। ठीक है विनोद जी, आज देवेंद्र फडणवीस जी ने तो वहां पर कार्तिकेय दीपम विवाद को बहुत जोर शोर से उठाया। इस पर चर्चा आगे बढ़ेगी तमिलनाडु की राजनीति में, और खड़गे जी के बयान के बाद भी। लाल जी,
लाल जी, मैंने पवन जी पटेल का भी सुन रहा था और अभी मैंने डॉक्टर साहब का भी सुना। पहले मैं पवन जी पटेल को कम से कम याद दिला दूं, उनके ही पार्टी के जो डिफेंस मिनिस्टर थे ए.के. एंटनी साहब, उन्होंने कांग्रेस के लगातार हार के बाद अपनी एक रिपोर्ट दी थी। शायद पवन जी पटेल पढ़े होंगे शायद। जी 2014 तो पवन में। पटेल, आप भी कभी ए.के. एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, ए.के. एंटनी के रिपोर्ट को पढ़िए। और एंटनी कमेटी की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी एपीजमेंट पॉलिटिक्स की सीमा को पार कर गई है जी। कांग्रेस पार्टी इस देश में बहुसंख्यक देश के जो लोग हैं उनके इमोशंस की जरा भी परवाह नहीं करती है और कांग्रेस पार्टी आते आते सिर्फ एक समुदाय की पार्टी बन के रह जा रही है जी। ये एंटनी की रिपोर्ट है। बिल्कुल। और ए.के. एंटनी जो बात कही है वो बात पे आप देखिए कि राहुल गांधी ने उसको सूत्र बना लिया है। आज की पॉलिटिक्स में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को लेके कहा था कि आज की कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी है जी। ये नाम राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है। और इसका सबूत आप देखिए पवन पटेल जी कि केरल के चुनाव में अगर आज जो सेकुलर राजनीति की बात आप करते हैं तो कम से कम वहां पे सुन लीजिए, चीफ मिनिस्टर विजयन कहते हैं बार बार कि कांग्रेस का आधार सिर्फ जमात और मुस्लिम लीग है। सिर्फ मुस्लिम लीग के दम पे आपने लोकल बॉडी इलेक्शन अभी वहां पे जीता है और यही बात चीज को आप प्रूफ करने के लिए सीपीएम से लड़ाई कर रहे हैं कि कौन सेकुलर है वहां पे। तो सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे की बात जब आप करते हैं पवन जी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे यही बात कर्नाटक के पॉलिटिक्स में भी करते हैं। ठीक है। कर्नाटक के पॉलिटिक्स में उनका बेटा जो प्रियांक खड़गे है उनके बयान को आप देख लीजिए। तो सवाल ये है कि आपकी पूरी की पूरी राजनीति माइनॉरिटी के नाम पे एपीजमेंट का जो एक सीमा पार किया है उसका सबसे मुखर स्वर आज आसाम में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से दिखाई पड़ रहा है, जो वो सीमा को पार करते हुए आगे बढ़ गए। हालांकि समय की कमी है निखिल, लेकिन एक लाइन में जल्दी से बताइएगा कि ये देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद कार्तिकेय दीपम विवाद और बाकी चीजें तमिलनाडु की राजनीति में लोगों के बीच जाएगी। जी निश्चित तौर पर जाएगी, क्योंकि ये बात जो लोग हैं वो पहले दबे छिपे स्वर में और इसके बाद अब इस बात को खुलकर कहने लगे हैं कि जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो जाहिर तौर पर वो ये बताते हैं कि तुष्टीकरण की जो सियासत है वो किस लेवल तक जा रही है। और सीधे तौर पर लोगों को लगता है कि ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्कोर्स अपने सेटल करने के लिए और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस ऐसा कर रही है। और कांग्रेस के लिए भी ये मुश्किल है। मैं एक सेकंड में बताऊं कि उसको कहीं जब वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में राजनीति करती है तो उसको लगता है कि हमको हिंदू वोट भी मिल जाए और यहाँ पर उसको लगता है कि हमारे साथ मुस्लिम वोट भी इंटैक्ट रहे। तो मनमन भावे डिजिटल जमाना है, हर जगह की बात हर जगह पर पहुंच जाती है ना आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का भी, निखिल सिंह और साथ में हमारे विनोद जी और पवन जी और साथ में कौशल कांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमिलनाडु की राजनीति के दो पहलुओं पर हमने विस्तार से बात की, आगे कुछ और पहलुओं पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के इस वक्त में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।